हेलो बच्चों, वेलकम टू तिवारी सर की पाठशाला। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर उसका ग्राफ खींचना है बेटा। ये पहला क्वेश्चन है ना। देखो करेक्ट 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के ऊपर में ये क्वेश्चन है। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज number of boys are x and number of girls are y। ऐसे कर लिया हमने। अब ये कह रहा है कि 10 बच्चे हैं टोटल, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन बना। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज दोनों मिला के 10 है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये है स्टेटमेंट। तो हमने क्या बोला था कि जहां इज है वहां इक्वल टू लगाओ इज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? गर्ल्स वाई, तो ये वाई है। इज मतलब 4 मोर मतलब 4 प्लस। नंबर ऑफ बॉयज क्या है? एक्स है, तो ये हो गया एक्स। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। यानी इसको लिखोगे -x प्लस वाई। ये x क्या हुआ? ये x इधर आ गया, तो -x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये दूसरा इक्वेशन हो गया बेटा। तो इस तरह से ये आपका क्या बना? इक्वेशन बन गया। तो ये 2 इक्वेशन बन गए। अब बेटा ये लाइन आप चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लिख दिया, वो सफिशियंट। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लिख दिया, ये भी लाइन की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपको समझने के लिए ही लिखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस एंड y इक्वल टू। तो इस तरह से 2 इक्वेशन बने आपके। क्या? x प्लस वाई, नंबर ऑफ बॉयज x है, तो इस तरह से 2 इक्वेशन आपके बन गए। तो इसको हम अलग लिख देते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 और -x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये पहला है, ये दूसरा है। यही 2 इक्वेशन बने हमारे। अब इनका क्या करना है? इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमारा अलजेब्रिकली हो गया ये, ठीक है जी, अलजेब्रिकली हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफिकली सॉल्व करो। तो इसका ग्राफ खींचना है और दोनों ग्राफ जहां पर कट करेंगे उसी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू देगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो चलो करते हैं। वैसे तो ये इजी है, कर सकते हैं खुद भी। अब वीडियो को पॉज करके खुद कर लीजिए क्वेश्चन। जब आपको नहीं आएगा तभी देखना, अदरवाइज कोई देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो पहला क्या है? पहला है y इक्वल टू 10 - x। सॉल्व कर लेंगे इसको। y इक्वल टू 10 - x और इसका आप पॉइंट निकालेंगे, ठीक है जी। तो y इक्वल टू 10 - x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5, ठीक है।
अब ये y पे 10 जाएगा तो मैं चाहूं तो छोटा कर सकता हूं इसको कि x इजकल टू सब कुछ ले सकता हूं 2 3 ऐसे करके 3 तो ये हो जाएगा 7 ये सब जाएगा तो या 4 ले लो इसको तो ये हो जाएगा 6 ऐसे करके ठीक है। ये आपने इस तरह से करिए x इजकल टू 4 x इजकल टू 4 तो y इजकल टू 10 माइनस 4 6 और x इजकल टू 5 y इजकल टू ऑल्सो 5। तो यहाँ पॉइंट्स क्या बने पॉइंट्स यहाँ पर बनेंगे क्या 4 6 एंड 5 5 ये बना बेटा। दूसरा इक्वेशन लीजिए। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है y इजकल टू 4 प्लस एक्स यानी 4 ये x इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा तो x प्लस 4 चाहे 4 प्लस एक्स ठीक है। तो x प्लस 4 ये इसका है इसको लिखो y इजकल टू x प्लस 4 तो बनाइए इसके पॉइंट्स x और y। तो x इजकल टू 0 तो y इजकल टू 4 और x इजकल टू 1 ले लें 1 तो y इजकल टू 5। तो इस तरह से आपके पॉइंट बनाइए 0 4 और 1 5 1 5। अब देखो ये ग्राफ खींचना है आपको ठीक है और इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली आपको ग्राफ से ही आपको पता चलेगा इसका क्योंकि यहाँ पे जो हम खींचेंगे वो तो हमारा ग्राफ तो है नहीं ये तो प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस पे रियली एग्जैक्टली जहां पर काटेगा उसका कोऑर्डिनेट निकालना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप इसका ग्राफ खींचिए और एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन काटेगी तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो जो भी आपका आएगा वही x और y की वैल्यू होगी यानी वही नंबर ऑफ बॉयज x क्या है नंबर ऑफ बॉयज और y क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स तो x और y की वैल्यू नंबर ऑफ बॉय और गर्ल्स देगा। अब यहाँ पे बेटा ग्राफ तो खींचना आसान है आप समझ चुके हैं लेकिन x और y की वैल्यू यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हम कैसे निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेट आप समझ रहे हैं ना। तो ग्राफ खींच के आप अपने ग्राफ के ऊपर में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये प्लीज डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। और यदि आप चाहते हैं अब देखो ग्राफ कैसा होगा ये आप निकाल सकते हैं यहाँ पे कि x की कोफिशिएंट क्या है 1 बाई -1 यानी a1 बाई a2 ये कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा और b1 बाई b2 कितना हो जाएगा b1 बाई b2 ये कितना हो जाएगा b1 बाई b2 1 बाई 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ ऐसे आएगा यानी एक पॉइंट पे काटेगा। ये डेफिनेटली है कि दोनों पॉइंट का ग्राफ एक लाइन पर कट करेगा ही निश्चित है यानी इसका एक सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा ये आप जानना चाहते हो पहले से तो दोनों में जो पॉइंट कॉमन होगा वही सॉल्यूशन में भी दोनों में पॉइंट कॉमन है। यहां तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है यहां कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि y इजकल टू यदि आप 7 लो यहां पे y इजकल टू 7 तो x इजकल टू क्या होगा 3 y इजकल टू 7 तो x इजकल टू 3 x इजकल टू 3 होगा x इजकल टू 3 और यहां यदि y इजकल टू 7 ले लो तो x इजकल टू y इजकल टू 7 तो x इजकल टू 3। तो कहने का मतलब ये है ये पॉइंट जो है वो 3 और 7 और ये भी 3 और 7 दोनों में कॉमन पॉइंट है
इसका मतलब है कि इसी पॉइंट के ऊपर में ये दोनों लाइन कट करेगी। 3 और 7 ही वो पॉइंट है जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी वैल्यू आएगा 3 और 7। और ये ग्राफ खींचने में यही पॉइंट दोनों में कॉमन आएगी बेटा, ठीक है। अब ये तो हमने जज करके निकाला यहां से देख के कि क्या ऐसा होगा जिससे कि 3 और 7 आएगी, लेकिन जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको जज करने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली 3 और 7 पर ये दोनों लाइन कट करेगी। जैसे आपको मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको जज करने के लिए कि देखो ये कैसे होगा। चलिए x डैश y डैश। तो पहला क्या है 4, चलकर करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर नेगेटिव होंगे तो 4 और 6, तो 4 यहां आया और 6 यहां आया, ये आया 0.46, ठीक है जी। 5 5, तो 5 ये आया 5 ये आया, ये आया आपका 5 5, ये आया 5 5, और दूसरा 3 7 3 7, 3 ये आया और 7 यहां कहीं आएगा, थ्री और 7 ये आया 3 7, और इस तरह से ये लाइन इस तरह से बेटा ये लाइन कट करेगी। दिस इज लाइन, दिस इज योर लाइन, यानी x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपकी लाइन हो गई। दूसरी 0 4 ये होगा 0 4, फिर 1 5, तो 1 और 5 ये 1 5 ये पॉइंट, और 3 7 ये पॉइंट। तो इस तरह से बेटा ये लाइन ऐसे जाएगी सब लाइक दिस, ठीक है जी। और इस पर लिखिए -x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन कहां पर कट रही है 3 7 पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3 7 यहां पे। तो इस तरह से आप कर सकते, मतलब ये है कि ये लाइन खींचने से पहले आप पता लगा सकते हैं कि दोनों लाइन कहां पे कट करेगी, कौन सा पॉइंट होगा जो दोनों में कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है ना। देखो 3 7 इसमें भी है और 3 7 इसमें, दोनों लाइन में यानी दोनों ग्राफ में जो कॉमन पॉइंट होगा वही कॉमन पॉइंट इसका आंसर होगा, इसका सोल्यूशन होगा, यानी वही कॉमन पॉइंट दोनों ही लाइन में कॉमन होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं था कि ये 3 7 हमें पता नहीं होता तो भी कोई बात नहीं थी, ये लाइन तो अल्टीमेटली काटेगी यहां पर ही। तो इस ग्राफ में हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते थे कि ये कौन सा पॉइंट है, 3 है और ये 7 है, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता था, ऐसे आइडिया लगा सकते थे हम, लेकिन जो आपके पास में ग्राफ पेपर है उस ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो एग्जैक्टली आपको 3 7 पे ये कट करेगी लाइन, तो उसमें आपको जज करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये आपको समझने के लिए ये क्वेश्चन बताया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप समझ गए। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 7 इज कॉमन पॉइंट, सो सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन इज 3 7। The number of boys are 3 and number of girls are 7। ये क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे कि
3 7 इज सॉल्यूशन पॉइंट या कॉमन पॉइंट। तो x इजकल टू 3, y इजकल टू 7, ये नंबर ऑफ बॉयज है और ये होगा नंबर ऑफ गर्ल्स। ये है बेटा। तो x की वैल्यू जब 3 रखेंगे, इसकी वैल्यू 7 है, तो 3 पर 7 10 आ गया, हो गया। और ये -3 + 7, तो ये कितना 4, तो ये 4 गया। यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को। इसलिए हमें बुक के पीछे से आंसर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख भी लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको बिना आंसर देखे हुए भी आप चेक करके अपने आंसर को इस इक्वेशन में लगाइए, पुट करिए एक्स और वाई की वैल्यू। यदि राइट साइड की वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा सॉल्यूशन सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा? अच्छा, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। अभी पहला का ही सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही ये भी सेकंड क्वेश्चन है। दो इसमें एप्लीकेशन है, कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन। पेंसिल है, पेंसिल और पेन है बेटा। ये 5 पेंसिल और 7 पेन। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। ये दोनों मिलाकर 50 रुपीज की है, 50 रुपीज की। ठीक है जी। 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। ये 46 रुपीज की है, 46 रुपीज की है। तो कह रहा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ द ईच पेन एंड पेंसिल। तो बेटा इसमें यदि एक पेंसिल की कीमत 5 रुपीज है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹Y। एक पेन की, एक पेंसिल X रुपए की है और एक पेन Y रुपए की है। तो 5, एक पेंसिल कितने रुपए की है? X रुपए की। तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी? 5X रुपीज की। एक पेंसिल X रुपए की है तो 5 पेंसिल 5X रुपीज की हो जाएगी। और एक पेन Y रुपीज की है तो 7 पेन 7Y रुपीज का हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 5 पेन और 7 पेंसिल की, 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत हो गया 5X + 7Y दैट इज इक्वल टू 50। ये आपका इक्वेशन बन गया। उसी तरह से इसमें X मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें Y मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो बस इस चीज को आपको लिखना है। आप ऐसे कि देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5X + 7Y इक्वल टू 50 एंड 7X + 5Y इक्वल टू 46। ये दो इक्वेशन बन गया बेटा। और इसी दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है? अब सॉल्व करना है। अभी आपको पता है कि हमें ग्राफिकल मेथड ही पता है, तो आपको ग्राफिकली करना है। आप ग्राफ खींचिए इसका, और ग्राफ खींचने के बाद आपका जहां भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही आपका सोल्यूशन होगा। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को करिए खुद, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। जैसे पहले से क्वेश्चन आपने किया हुआ है वैसी तरह से होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। और आप आइडिया निकाल सकते हैं कि ये यहाँ पर दोनों जो है डेफिनेटली एक दूसरे को क्रॉस करेगा, क्योंकि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या होगी? कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही आएगी। तो और 5/7
ये a1/a2 कितना है, a1/a2 5/7 और b1/b2 कितना आएगा, b1/b2 7/5। अब देख रहे हो कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों ग्राफ ऐसे आएगा, एक पॉइंट पे कट करेंगे। तो आई थिंक यू कैन डू इट वेरी वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बेटा डू योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तू क्या बोल रहा है, तू क्वेश्चन कह रहे बेटा कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1:a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वेश्चंस इंटरसेक्टेड पॉइंट आर और पैरेलल और कोइंसाइडिंग। अब ये आपको पहला क्वेश्चन है, इसमें 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है कि आप बताइए नेचर ऑफ सॉल्यूशन, किस तरह से दोनों लाइन आएंगी, एक पॉइंट पे कट करेगी या एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी या दोनों पैरेलल होगी, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये आपको बताना है। दिस वन रिस्पेक्टिव फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइडिंग। यानी आपको 3 ही कंडीशन होता है, आपको मालूम है, या तो दोनों लाइन ऐसे करेगी, एक दूसरे को कट करेगी, या दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाएगी, या दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो यही बताना है कि ये तीनों में से ये कौन सा होगा। तो ये तो आपको मालूम है अच्छी तरह से, यानी आपको a1/a2 b1 b2 c1 c2 ये निकालना है आपको, है ना। तो चलिए निकालिए a1/a2। ये a1/a2 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो 5/7 b1/b2 माइनस 4/6 एंड माइनस 2/3। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो c1/c2 की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल। ठीक है बेटा, नॉट इक्वल क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर बी बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, बोथ lines will intersect at a point, और दोनों एक पॉइंट पे कट करेगा, तो इसलिए सॉल्यूशन यूनिक होगा। सो यूनिक सॉल्यूशन, हालांकि ये यूनिक सॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ यही पूछ रहा है कि फाइंड द कह रहा है कि फाइंड वेदर द लाइंस रेस्पेक्टिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइडिंग। तो आप बोलोगे कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, और ये आपको समझने के लिए है कि यूनिक, यदि सॉल्यूशन भी यदि हमें मालूम करना हो तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन यूनिक होगा। ठीक है जी, बस इतना ही बताना था। चलिए आगे। सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0।
अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि इसमें 3 तो मैं कॉमन ले सकता हूं। हाँ जी, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये 3 इधर जाकर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई ये। और इसमें कितना होगा, 6 कॉमन आ जाएगा, 6। तो 3x प्लस 2y 3x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये 6 इधर जाकर क्या बनेगा, 0। तो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। 3x प्लस वाई प्लस 4, 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन जब सेम है, यानी दोनों की लाइन, दोनों की क्या होगा, दोनों का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। दोनों तो सेम ही इक्वेशन है, तो दोनों तो एक ही लाइन बनेगी। अच्छा, अब यदि आप ऐसा नहीं किए, मान लीजिए कि आप नहीं है, तो आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो निकालने के लिए कह ही रहा है, तो बिना इसके किए आप A1 A2 B1 B2 और C1 C2 भी आप निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों लाइन कोइंसाइडिंग ही आएगी। क्या है रूल कोइंसाइडिंग का, A1 A2 A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यही कंडीशन आएगा यहां पर। तो चलिए निकालिए, यहां A1 बाई A2 कितना है, 9 बाई 18, ये पहला है, ये दूसरा है। तो 9 बाई 18 यानी कि 1 बाई 2, B1 बाई B2 यानी 3 बाई 6, ये भी 1 बाई 2, और C1 बाई C2 यानी कि 12 बाई 24 यानी कि 1 बाई 2। तो क्या देख रहे हो आप, सिंस A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 is equal to C1 by C2, so both lines will coincide। ये आपका आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बोथ लाइन विल कोइंसाइड, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। आप उसमें यदि फर्दर जरूरत पड़े तो ऐड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां A1 बाई A2, A1 बाई, अच्छा इसको हम अब कुछ शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यहां भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो A1 बाई A2 निकालिए, A1 बाई A2 मतलब 6 बाई 2, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो 6 बाई 2 यानी कि 3, B1 बाई B2 यानी कि -3 बाई -1, तो ये आ गया 3। अब चूंकि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल ही आ गया, तो अब हमें C1 बाई C2 भी निकालना पड़ेगा। A1 बाई A2 B1 बाई B2 आ गया बेटा। यदि A1 बाई A2 B1 बाई B2 का इक्वल नहीं होगा तो हमें आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। यदि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं आया, मान लो सपोज ऐसे आ गया, तो लिख देंगे कि देयर विल बी ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी बोथ लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन जब इक्वल आ गया तब अब देखना है कि C1 बाई C2 भी इसके इक्वल है कि नहीं है, अब वो आपको निकालना जरूरी है। तो C1 बाई C2 भी आपको चाहिए, यानी क्या है 10 बाई 9। तो 10 बाई 9 तो क्या आ गया, अब देख रहे हैं कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इस केस को क्या बोलते हैं, पैरेलल, बोथ लाइन विल बी पैरेलल। तो लिखोगे हेंस बोथ लाइन्स विल बी पैरेलल टू
अदर, और जरूरत पड़ी तो कहेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। यदि जरूरत पड़ी तो आप इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पूछ नहीं रहा इस क्वेश्चन में बेटा नो सॉल्यूशन के लिए, तो इसलिए मैंने इसी को ब्रैकेट में लिखा है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो पूछा जाए एग्जाम में सिर्फ वही लिखना है, अपने मन से एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं लिखना चाहिए। हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी ज्यादा दिमाग में अंदर चली जाएगी इसलिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम में सिर्फ उतना ही लिखा जाता है जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अननेसेसरी एक भी वर्ड एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना। ठीक है जी, तो चलिए हम आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सेम वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट बताना है बेटा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो इसको कंसिस्टेंट कहा जाएगा। इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इसमें मेनी सॉल्यूशन होता है, तो ये दोनों ही केस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट का होते हैं, कंसिस्टेंट। लेकिन सिर्फ यदि पैरेलल है तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगी, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसी को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये आपको पहले से मालूम है, तो इसी आधार पर हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए निकालिए a1 a2 b1 b2 c1। पहला क्वेश्चन है, थर्ड का पहला है 3x + 2y, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y, 2x - 3y = 7। ये दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/3 नेगेटिव, ये -3 है, और ये देख रहे हैं क्या है, ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, एक पॉजिटिव है 3/2 तो है दोनों, नहीं, एक 3/2 है और एक -2/3 है। तो a1/a2 is not equal to b1/b2, so both lines will intersect at a point. So both lines will intersect at a point, hence कंसिस्टेंट इक्वेशन है ये। ठीक है बेटा, एंड कंसिस्टेंट, चाहे एक लाइन पे इंटरसेक्ट करे तो या चाहे मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो, दोनों ही केस को कंसिस्टेंट केस कहा जाता है। सिर्फ पैरेलल केस को इनकंसिस्टेंट केस कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। 2x - 3y और 4x - 6y = 9। तो चलिए बेटा, a1 ये पहला है, ये दूसरा है। a1/a2 = 2/4 = 1/2, b1/b2 = -3/-6, यानी ये भी आ गया 1/2, तो ये दोनों इक्वल है, तो अब c1/c2 भी चाहिए आपको, यानी 8/9। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे? सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2,
so both lines will be parallel. Both lines will be parallel to each other, hence so inconsistent हो जाएगी, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये केस में सॉल्यूशन नहीं निकलता है। थर्ड केस, सेकंड, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y is equal to 7 और 9x minus 10y is equal to 14 अब इसमें आप चाहे तो इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या ना चाहे तो नहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एज यू लाइक आप। तो हम कर देते हैं, क्योंकि 3 और 2 कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा? 6। 3 और 2 कैल्शियम 6, 2 3 का 6, 3 और 3 3 का 9, 9x प्लस 3 2 6 2 10y इक्वल टू 7। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। ये इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। और ये इक्वेशन ये और ये 2 इक्वेशन बन गया फिर, ठीक है जी। तो इसमें a1/a2 इक्वल टू क्या होगा? 9/9 यानी कि 1। b1/b2 क्या होगा? -10/10 यानी कि -1। तो -1 आ गया बेटा, तो क्या बोलोगे इसको? a1/a2 is not equal to b1/b2, so both lines will intersect at a point, hence consistent। ये है। थोड़ा आंसर चेक कर लीजिए, पीछे से चेक कर लें कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है मेरे से ना, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। 3.2 का थर्ड कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। थर्ड क्या है? कंसिस्टेंट, बिल्कुल सही है। और इसके पहले हमारा क्या आया था? थर्ड के पहले इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, ओके जी, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखना है, इसमें कोई ज्यादा और फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है 5x minus 3y इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इक्वल टू -22 इज इक्वल टू -22। ये पहला है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो आप देखो इस चीज को आप चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए सीधा आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। a1/a2 यदि आप निकालोगे तो क्या होगा? 5/3
-10 यानी कि 1/-2 ऐसे आ गया। 5/10 B1/B2 क्या आ गया, -3/6 यानी ये भी आ गया 1/2। तो A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल है। और C1/C2 क्या आ गया, 11/-22 यानी ये भी आ गया 1/2 माइनस। ठीक है जी। तो क्या देख रहे हो कि A1/A2 B1/2 C1/C2 तीनों इक्वल है। तो लिखो यहाँ पे सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, so both lines will coincide, hence consistent। ठीक है जी, ये दो क्या है, कंसिस्टेंट है दोनों। और देखो कंसिस्टेंट का मतलब जो भी दो लाइन कंसिस्टेंट होगी तो दोनों इक्वेशन सेम ही होते हैं, तभी A1/A2 B1/B2 C1/C2 दोनों तीनों चीजें इक्वल आ जाती है। देखो ये इक्वेशन वही है जो ये इक्वेशन है, कॉमन लेकर के कटा दोगे तो ये सेम चीज आ जाएगी। देखो इसमें क्या लोगे, इसमें -2 कॉमन ले लोगे, इसमें -2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5x -3y = -22, माइनस कट गया 2 से 11। तो देखो 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11। तो ये बात होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये चीज करने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि यदि दोनों इक्वेशन सेम हैं तो हमारा यही रिजल्ट आएगा, ये इसलिए बताया मैंने। बाकी ऐसा नहीं है कि ये चेक करके आप कुछ कर दोगे, ये तो आपको करना ही करना है, ये तो आपको करना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th। क्या बोल रहा है बेटा, 4/3x प्लस 2y = 8 और 2x प्लस 3y = 12। ये बना आपका पहला और ये बना आपका दूसरा। अब इसमें अब ये फ्रैक्शन में है तो चाहे तो आप इसको लीनियर फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, इसको 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसमें ऐसे 3 एलसीएम हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो कितना हो जाएगा, ये 4x रहेगा और प्लस 3 × 6y = 8 और ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। तो क्या बन गया ये आपका, ये बन गया 4x प्लस 6y = 24। और इसमें आप यदि 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3y = 12, 2x प्लस 3y = 12 सेम आ जाएगा। तो सेम आ जाएगा तो इसका मतलब दोनों लाइन कोइंसाइड करेगी, ये हमारे समझ में आ गया। यदि आप इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y = 24, तो ये कट के बाहर आ गया, 2x प्लस 3y = 12, यही इक्वेशन बन गया। लेकिन हमें ये करके छोड़ नहीं देना है, ठीक है बेटा, हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला को निकालना है, तभी हमारा आंसर जो है वो सही ढंग से रिप्रेजेंट किया हुआ कहा जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन आपका बन गया क्या, यानी पहला बन गया इक्वेशन आपका वही 4x प्लस 6y = 24 और दूसरा बन गया 2x प्लस 3y = 12। तो ये 2 इक्वेशन बन गए आपके। और इसके बाद A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप निकाल दीजिए। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे 2 इक्वेशन है,
तो हमें, हालांकि देखो ये जो सॉल्व किए करके हमने जो निकाला है वो चाहिए, मैं मिटा दे रहा हूं इसका मैं ये मत समझना है आपकी, आप लोगों को नहीं करना है, आपको करके दिखाना है कि ये सॉल्व कैसे गए। यानी हम इसलिए मिटा रहे हैं कि उसके बाद का ये टर्म है, उसके बाद ये करना है, ठीक है ना। अब फेस करके आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 2 तो एज इट इज ही है, 1 को ही तो हमने चेंज किया है, तो इसलिए अब इसी दोनों इक्वेशन को हमें डील करना है, इसी से a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमें निकालना है। तो a1 by a2 इक्वल टू 4/2 यानी कि 2, b1 by b2, b1 by b2 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2, तब ये दोनों इक्वल आ गया तो c1 by c2 भी निकालेंगे, यानी 24/12 यानी कि 2। तो क्या हो गया, सिंस a1 by a2 is b1 by b2 equal to c1 by c2, both line will coincide, both lines will coincide, hence consistent। ये है आपका आंसर, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है का क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि which of the following pair of linear equation are consistent inconsistent, if consistent obtain solution graphically। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, कह रहा है कि पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन है, तो बताइए ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, क्या है। यदि कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, इनकंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व करने से भी आंसर नहीं आएगा, पैरेलल हो जाएगी दोनों लाइन। तो यदि पॉसिबल है ये सॉल्व करना, यानी दोनों कंसिस्टेंट हो गए, कंसिस्टेंट माने या तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करे या दोनों एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड कर जाए, तो ही हम कहेंगे कंसिस्टेंट। तो फिर इसका आंसर भी हमें दिखाना है। तो चलिए निकालिए a1 by a2 इक्वल टू 1/2, 1/2 x कोएफिशिएंट 1, x कोएफिशिएंट 2, 1/2 b1 by b2 इक्वल टू 1/2 y कोएफिशिएंट 1, y कोएफिशिएंट 2, c1 by c2 इक्वल टू 5/10, 5/10। देखो यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो भी क्या करेंगे, c1 by c2 निकालने के लिए क्या होगा, -5/-10, -5/-10, तो ये भी आ गया 1/2। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, c को इधर लेते आते हैं, राइट साइड में 0 लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हम इसको ऐसे कर दें तो ये इक्वेशन बना, और इसको अंदर ले आए तो ये इक्वेशन बना। अब हम यहाँ पर a1 a2 निकाला आपने, तो 1/2 और ये भी 1/2 आया, तो क्या कहेंगे आप यहाँ पे क्या कहें, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, सॉरी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है, बोथ आर कोइंसाइडिंग, बोथ लाइंस कोइंसाइडिंग। हेंस कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो अब क्या करना है आपको ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ कैसा होगा, जो इस लाइन का ग्राफ होगा वही सेम इस लाइन का ग्राफ होगा बेटा, सेम, क्योंकि देखो ये 2 यदि आप कॉमन लेते हो यहां से, तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 आके यहाँ पर 0,
तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी x प्लस वाई माइनस, यानी जो इस लाइन का ग्राफ होगा वही ग्राफ इस लाइन का भी होगा, यानी दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर सेम चढ़ेंगे, सेम ही होगा। तो कहने का मतलब इस लाइन का ग्राफ तो आप खींच सकते हैं, तो ये काम आपको अपने आप करना है, ठीक है जी, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से आता है। तो ये क्वेश्चन डू योरसेल्फ फर्दर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये पहला था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकंड क्वेश्चन है कि x माइनस वाई इजकल टू 8 और 3x माइनस 3y इजकल टू 16, ये है बेटा। तो चलिए इसको लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या x माइनस वाई माइनस 8 इजकल टू 0, और इसको 3x माइनस 3y माइनस 16 इजकल टू 0, ये लिख दिया आपने। अब निकालिए a1 बाई a2 यानी 1/3 b1 बाई b2 इजकल टू -1 बाई -3 -1 बाई -3, यानी ये 1/3 ही आया। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 का इक्वल आ गया, तो आपको c1 बाई c2 भी चाहिए, तो c1 बाई c2 निकालिए। ये क्या आ गया? -8 बाई -16, तो क्या आया? ये माइनस माइनस कट गया और ये आ गया 1/2। तो क्या लिखेंगे कि सिंस a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल है, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। तो c1 बाई c2 इक्वल नहीं है, तो बोथ लाइन क्या होगा? पैरेलल हो जाएगी। बोथ लाइन्स will be parallel to each other, hence inconsistent। हाँ जी, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको नोट करिए। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे क्या कह रहा है? 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए इसमें जब आप कॉमन लेते हैं इस इक्वेशन में, तो ये 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कॉमन नहीं आएगा। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ऐसे 2 कॉमन लेकर, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। यानी पहला इक्वेशन क्या बना? ये, और दूसरा बना ये। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे पहला और दूसरे को चाहे तो फेस लिख सकते हैं ऐसे कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पहला बना और ये दूसरा बना। तो इस तरह से आप फेस करके आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ a1 बाई a2 क्या आया? 2/2 यानी 1, b1 बाई b2 1 बाई माइनस 1 यानी कि -1। तो ये देख रहे हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो बोथ लाइन बी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। बोथ लाइन्स will intersect at a point
पॉइंट, हेंस कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है जी, यानी दोनों का सॉल्यूशन संभव है, एक सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, चलिए इसको मिटाया जाए। फोर्थ क्या है? 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। और देख रहे हो कि यहाँ पर 2 2 2 कॉमन है बेटा, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल दें यहाँ, तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या हो गया? x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2 इधर आके 0 हो गया, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन ये ले लूंगा मैं, इसको मानूंगा पहला इक्वेशन। ठीक है जी। दूसरा क्या बन रहा है? दूसरा है 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यही आपका दूसरा इक्वेशन बना। ये 5 है, ये 5 है, 4x माइनस 4 माइनस 5। तो चलिए निकालिए, a1 बाई a2 क्या आएगा? 1 बाई 4। b1 बाई b2 क्या आया? -1 बाई -4 -4 आ गया। तो ये आया 1/4, ये आ गया -1/4। तो देख रहे हो कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए नहीं, सॉरी, b1 ये आया 1/4 और ये -1 बाई -4 आया। हाँ जी, -1 बाई -4 है, तो ये भी 1/4 हुआ। सॉरी ये भी 1/4 हुआ। तो ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, तो इसलिए c1 बाई c2 भी आप निकालेंगे। तो c1 बाई c2 -1 बाई -5 यानी कि 1/5। तो c1 बाई c2 इक्वल नहीं है, तो लिखोगे कि a1 बाई a2 के इक्वल b1 बाई b2 तो है, लेकिन c1 बाई c2 इसके इक्वल नहीं है। तो बोथ लाइन आर पैरेलल, both lines are parallel to each other, hence क्या? inconsistent। जब पैरेलल होती हैं तो उसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है जी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। अब है बेटा, मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर है 5th क्या बोल रहा है बेटा? 5th कह रहा है कि हाफ द पिरामिड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यानी बेटा इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है जी, इक्वेशन बनाना है, यहाँ पे आपको अलजेब्रिक इक्वेशन सबसे पहले यहाँ बनाना है। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है बेटा ये। तो यदि इसमें लेंथ को हम x मान लें और ब्रेथ को हम y मान लें, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा ना? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो पेरीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4। अच्छा, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। यानी बेटा हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर में जब डिवाइड करेंगे 2 से तभी तो हाफ बनेगा, तो 2 इधर डिवाइड करोगे, यही ना? यही तो हाफ पेरीमीटर बना ना। तो ये 2 से ये 2 तो कट गया, यानी हाफ पेरीमीटर कितना हुआ? x प्लस वाई। पूरा पेरीमीटर हुआ x प्लस वाई इंटू 2, और हाफ पेरीमीटर मतलब
एक्स प्लस वाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी हाफ पेरीमीटर हुआ कितना, एक्स प्लस वाई। तो हाफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है 36। तो एक और यहां पर लिखोगे लेट लेंथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ऐसे करके लिखोगे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर क्या, एक्स एंड वाई यूनिट रेस्पेक्टिवली लिखना बहुत जरूरी है बेटा। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले आपने लेंथ कहा है तो ये एक्स लेंथ हुआ, अब बाद में आपने ब्रेथ बोला है तो वाई ब्रेथ हुआ, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, हाफ पेरीमीटर है 36, तो लिखिए 36, ये पहला इक्वेशन तो ये बना। और क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, यानी लेंथ जो है एक तरफ x है एक तरफ y है, तो लेंथ इज, देखो बेटा यहां इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो लिख रहा हूं, लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ, ऐसे है, या ब्रेथ जो भी है ब्रेथ है, ठीक है, ये वर्ड है। तो क्या लेंथ मतलब x, तो x इज मतलब इक्वल 4 मोर, यानी 4 प्लस, मोर में ऐड कर दिया जाएगा और लेस में सब्ट्रैक्ट कर, 4 मोर देन ब्रेथ कितना है y, तो ये बना आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है जी। तो यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। इसी को 4 में आप ये भी लिख सकते हो कि चूंकि सिंस लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ सो x इज इक्वल टू दैट, या इतना बड़ा न लिख करके आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिर्फ लिख के और ये लिख दोगे तो भी सफिशिएंट है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ मेंशन भी होना चाहिए, इसलिए मैथ में बहुत ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। यदि आप x इक्वल टू 4 प्लस वाई लिख देंगे तो टीचर बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। ये ट्रेडिशनली ऐसे ही लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस इसका मतलब वो अपने आप समझ जाएंगे वो कि ये जो है वो ये वाला चीज x जो है वो y से 4 ज्यादा है, तभी आप y में 4 ऐड किए हैं तो ये दोनों इक्वल बने हैं, ठीक है। और फिर एक बार बताता हूं, मान लो कि वैसे तो मैं बता चुका हूं x है और y है, और कौन ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, कितना 4, इससे y से 4 ज्यादा है लेंथ, तो बेटा हमें तो करना है इक्वल ना, तो प्लस इसमें ऐड करोगे ना, जो कम है उसमें ऐड करोगे तब ना ये दोनों इक्वल बनेगा, तो इसलिए 4 इसमें ऐड करें। या ये कह सकते हो जो ज्यादा है उसमें 4 कम कर दो तो भी बात बन जाएगी, वही बात। तो इसलिए ऐसे समझ लो, या जो मैं कहता हूं कि इज के जगह पे इक्वल लगा लो और इस तरह से आप इसको डायरेक्ट लिख दो तो बात वही आती है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करिए, और फिर करते करते ये आपको स्ट्रेट में लिखने आ जाएगा, बिल्कुल सीधा बिल्कुल समझ में। तो इस तरह से जैसे भी आपको पकड़ में अच्छी तरह से आ जाए वैसे आप इसको कर लीजिए। तो अब बेटा ये दो इक्वेशन बनेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। क्या ये पहला है ये, तो दूसरे को आप चाहते स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसे कर लो। ये दूसरा इक्वेशन मान लो, इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, ऐसे करके। अब इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। मैं समझता हूं कि अब ग्राफ खींचना आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। अब आप यहां पर ग्राफ खींचिए और x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन करिए जरूर, हमारे जैसे आप ही मत कर दीजिए कि डू योरसेल्फ लिख दीजिए कॉपी में, आपको करना है, ठीक है बेटा।
करना है, क्योंकि चाहे पहली बार तो चाहे कितना भी आसान क्वेश्चन हो उसको करना ही है, तभी जाके वो आसान बनेगा। अदरवाइज आसान भी दिमाग में खटकता रहेगा बेटा। कई बार छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी चीजें हमें सिखाती हैं, इसलिए आपको जरूर करना है। और ये चूंकि बहुत आसान है इसलिए हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा हो। यदि हम जरूरत समझते तो मैं जरूर करता, लेकिन बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो प्लीज डू योरसेल्फ। हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। और एनसीईआरटी के बाद हम फिर एडिशनल क्वेश्चन बेटा हम बनाएंगे बहुत डिटेल्स में। मैं अभी चाहता हूं कि छुट्टियां मई जून के महीने तक आपका सिलेबस मैक्सिमम कवर हो जाए और आप लोग जो है बहुत फायदा उठा सकें इसका। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। तो 6 क्या कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस मच 2x प्लस, देखो 2x प्लस 3y माइनस 8। 6th क्वेश्चन एक दिया हुआ है इक्वेशन। ठीक है जी, एक इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 ये इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो राइट अनदर लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन का एक इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना है, इस लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना है। ऐसा एक लाइन दिया हुआ है, एक दूसरी लाइन ऐसा लिखिए जो ये लाइन और आप जो लिखेंगे वो लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे जब उनका ग्राफ खींचा जाए। तो आप क्या देखते हो कि इंटरसेक्टिंग के लिए a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 बाई a2 मान कि 2 है तो ये 3 है, 2 है तो यहां पर हम यहां भी 2x लिख सकता हूं मैं। और यदि यहां भी मैं 3y लिख दूं बेटा, यदि यहां भी मैं 3y ही लिख दूं तो क्या होगा a1 बाई a2 यानी कि 2 बाई 2 और ये b1 बाई 2 मतलब 3 बाई 3। तो ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन मेरे को चाहिए क्या इक्वल नहीं। तो यहां कुछ भी चेंज कर दो ना, यहां पर लिख दो ऐसे लो। अब 2 बाई 2 कैनट बी इक्वल 3 बाई 4। क्या दोनों इक्वल होगा? ये नहीं होगा ना, तो नहीं होगा। तो यही हमारा मोटो था कि हमारा ये इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां कुछ भी लिख दो। और ये 4 मतलब 3 को छोड़ करके 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिखो बेटा, कुछ भी हजारों सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। सिर्फ यहाँ और यहाँ भी 2 का जरूरी नहीं था कि हाँ 2 ही लिखें, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। कंडीशन ये बनना चाहिए कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ एक दो इक्वेशन नहीं, हजारों इक्वेशन लिख सकते हो, तो इसलिए इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होगा। तो पहला तो 2 बाई 2 4 बाई 4 2 ये। और यहाँ पे आप कांस्टेंट में जब लिखना कुछ चाहो तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी। तो यहाँ कुछ भी लिख दो इक्वल टू 6 लिख करके, क्योंकि हमें इससे इस पे कोई फर्क अब नहीं पड़ता है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 का इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा काम हो गया। c1 बाई c2 कुछ भी हो, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पैरेलल लाइन हो। पैरेलल लाइन मतलब पहली लाइन तो ये है ही, ये पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए कि a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2, लेट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये हमारा होना चाहिए, ये। तो बेटा a1 बाई a2 का मतलब क्या है? देखो ये 2x, ये तो 2 बाई 2 और ये भी 3 बाई 3। तो 2 ये तो हो गया a1 बाई a2 यानी 2 बाई 2 और 3 बाई 3। तो a1 बाई a2 b1 बाई 2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब ये -8 है और -8 की जगह पे यदि हम यहां फिर -8 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? a1 बाई a2 b1 बाई c1 बाई c2 हो गया। फिर तो -8 की जगह कुछ दूसरा लिख दूं मैं यहाँ पे, ये ऐसे लिख दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 2 बाई 2 तो हो गया 2 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 3 बट नॉट इक्वल टू -8 बाई -7 -8 बाई -7 नहीं है ना इक्वल। 2 बाई 2 इक्वल 2 बाई 2 मतलब 1, 3 बाई 3 मतलब 1, बट नॉट इक्वल टू -8 बाई -7 माइनस। अब कोई जरूरी नहीं कि माइनस प्लस भी लगा दें यहाँ पे, यानी 8 बाई 7 यहाँ पे कुछ भी लिखो, कुछ भी हजारों चीज लिखा जा सकता है बेटा। और
ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 ही लिखेंगे। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 6y, क्योंकि ये भी 2/4 3/6 दोनों मिला क्या हो गया 1/2, और यहां लिख देंगे हम कुछ भी माइनस यहां पे या प्लस 5 6 7 कुछ भी, तो ऐसे भी लिखेंगे। तो देख लो आप 2/4 मतलब 1/2, फिर 3/6 तो ये भी 1/2, तो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हो गया, लेकिन -8/5 c1/c2 इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका इक्वेशन जो है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे इसके आंसर लिखे जा सकते हैं। ठीक है जी, ये आप अपनी मर्जी से जो चाहे सो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोइंसाइडिंग लाइन, कोइंसाइडिंग लाइन क्या होती है बेटा? कोई भी नंबर से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर से इस पूरी लाइन में इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये एक तो दिया हुआ है, तो मान लो कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से ऐसे, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये लाइन और ये लाइन क्या लाइन होगा? दोनों कोइंसाइडिंग लाइन होगा। 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये लाइन और ये लाइन भी क्या होगा? दोनों कोइंसाइडिंग लाइन होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन। जो नया इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन और ये जो पहले दिया इक्वेशन, दोनों कोइंसाइडिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि यहां पर बेटा यही आएगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये इसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से दोनों लाइन कोइंसाइडिंग लाइन होगी। ठीक है जी, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग दिस डिटरमाइन द कोइंसाइडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल फाउंड दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड द शेड ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए triangle formed by these lines and the x axis and set the triangular region। अब देखो क्या कह रहा है, पहले इसका ग्राफ खींचना है बेटा आपको। इसका क्या करना है? ग्राफ खींचना है। ठीक है जी, इसका ग्राफ खींचना है। 3x प्लस 2y है। ठीक है जी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो चलिए इससे बताइए ये क्या करेंगे आप? इसको यहां से y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x प्लस 1। y इधर आ गया तो y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहां से निकालिए x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 2। तो यहां पॉइंट्स क्या बने? पॉइंट 0 1 और 1 2। ठीक है जी, इसका चलिए y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2, तो x y। ठीक है जी, तो 0 रखिए, x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 6 और y की वैल्यू यदि हम 0 रख दें तो x कितना होगा? 0 रख दें तो
y की वैल्यू यदि 0 रख दें तो ये हो जाएगा 0, यानी 12/3 यानी कि 4, x हो जाएगा 4। ये आपके पॉइंट है क्या, 0 6 और 4 0, 0 6 एंड 4 0। अब इनका आपको ग्राफ खींचना है जी, खींचिए ग्राफ। आप खींचेंगे अपने ग्राफ पेपर पे, मैं खींच रहा हूं बोर्ड पे, प्लेन बोर्ड है हमारे लिए। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। फिर इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। चलिए क्या लिखेंगे, 0 1, तो 0 तो ये हो गया, 1 हो गया ये, इसको 1 2 लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 लिखना, नंबर लिखना जरूरी है बेटा इस पे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये नहीं समझने कि ऐसे अपने मन में मान लेंगे, यहाँ दिखाना जरूरी होता है, मत मार्क्स कट जाएगा। मार्क्स नहीं कटेगा, भयंकर गलती मानी जाती है। या यहाँ लिखना पड़ेगा 1 यूनिट इजिकल टू 1 यूनिट इजिकल टू 1, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ता है ग्राफ पे, या यहाँ दिखा भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 0, तो 1 0, तो ये 1 हो गया, 1 और 0 यानी ये 1 0। फिर 1 2, 1 और 2 यानी ये 1 2। तो इस तरह से 1 0 1, सॉरी 0 1 तो ठीक है, 0 1 ये हुआ ना, ओह गलती हो गई, हाँ ये 0 1 था, सॉरी 0 1 ये है बेटा, है ना, ये 0 और 1, 0 1 ये है, ये और 1 2 ये है। तो इस तरह से ये आपकी लाइन बन गई जी, ये। और ये कौन सी, x माइनस वाई, तो लिखिए x माइनस वाई इजकल टू +1, +1 इजकल टू 0, लिख दिया। इसको आप करेंगे क्या, 0 6, तो 0 तो ये है, और 6 मतलब, और ऊपर आइए 4 5 6, 0 और 6 ये हो गया, ये हो गया 0 6, और 4 0, तो 4 यहां आ गया और 0 ये आ गया। तो इस तरह से आप दोनों को ऐसे करेंगे, हाँ जी ये। तो बेटा ये देखो, ये इस तरह का ग्राफ बना आपका। तो ग्राफ तो बन गया, लेकिन ये पॉइंट कौन सी पॉइंट है, ये हमारे कॉपी यहां पर प्लेन बोर्ड के ऊपर में ये पता लगाना हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने तो रफली खींचा है ना। आप जब अपने ग्राफ पेपर में खींचेंगे तो ये पॉइंट आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं पता नहीं लगा सकता हूँ, अब रफली बोल सकता हूँ कि 3 होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेटा कि हमारा रफली अंदाजा सही हो, ठीक है ना। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है और यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो ये मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, तो देखो ये जो है इसका तो 4 0 हो जाएगा, 4 0, इसका 4 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो ये 1 पे काटेगा तो ये 0 - 1, ये यदि 1 होगा तो 0 - 1। लेकिन क्या 0 - 1 सही है, ये हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि y एक्सिस पे y को यदि हम 0 रख देते हैं, तो y को यदि 0 रख देते हैं तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, ये बिल्कुल सही है, तो 0 1। लेकिन ये पॉइंट का हम, इस पॉइंट को हम कैसे कहेंगे कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी आपको मैं समझा नहीं सकता हूं, क्योंकि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तो हम बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, तो ये हो जाएगा x माइनस 2x 2x, तो ये कट जाएगा, ये 5x,
तो 0 इक्वल टू x इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y प्लस 2। अच्छा जी, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस 10, 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2, ये तो सही है, x इक्वल टू 2। तो पहले ये यहाँ पे 2 आएगा और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो ये 2 3 आएगा बेटा, ये ठीक है ना, ये 3 है और ये 2 है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 3 पे ये आपके ग्राफ के ऊपर में ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 और 3 आएगा। तो अब देखो 2 और 3 यदि इसमें रखो तो ये आएगा 2 माइनस 3 प्लस 1, तो 0 हो गया, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से आपको ग्राफ में ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन देखो हमने आइडिया से निकाला है, ये आपके लिए जरूरत नहीं है, आपको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो एग्जैक्टली ये 2 3 पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरह से एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और इस तरह से कह रहा है कि दोनों खींचना है, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसको ले लीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी, इसका नाम कीजिए सी। तो लिखिए ए इजकल टू क्या 0, ए इजकल टू 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, बी इजकल टू 2 3, और सी इजकल टू 4 0, सी where A B C is required triangle, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुआ ABC। और अगर इसको शेड करिए तो शेड कर दीजिए, ये हो गया आपका ABC ट्रायंगल। दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। ओके, दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जा रहा है इसमें, तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।